हेलो फ्रेंड, जीके एपेक्स में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो रसायन विज्ञान से संबंधित है। इस टॉपिक से संबंधित पार्ट 1 वीडियो पहले अपलोड किया जा चुका है। यदि आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे तो कृपया एक बार देख लीजिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिए। साथ ही पूरा वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में एक प्रश्न के साथ कई अन्य प्रश्नों को भी वर्णन किया गया है, इसलिए पूरा वीडियो को जरूर देखिए। साथ ही याद करने के तरीका को भी समझाया गया है, ताकि इसके माध्यम से आप लंबे समय तक याद रख सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, नींबू और ग्रेप फ्रूट में मुख्यतः कौन सा एसिड पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, साइट्रिक अम्ल। नींबू और ग्रेप फ्रूट में मुख्य रूप से साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर यह पिक नींबू की है, जबकि दूसरा पिक ग्रेप फ्रूट की है। चलिए ऑप्शन के अनुसार देखते हैं कि और क्या प्रश्न बन सकते हैं। ऑप्शन ए में है टार्टरिक अम्ल। यहाँ से मुख्य रूप से दो का नाम याद रखिए जिसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। पहला है अंगूर, दूसरा है इमली। नेक्स्ट है लैक्टिक अम्ल, यह मुख्य रूप से दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल, यह मुख्य रूप से सिरका में पाया जाता है। अतः इन सभी का नाम याद रखिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनिवार किसका अयस्क है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पारा। शनिवार पारा का अयस्क है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि अयस्क क्या होता है। इसे समझने के पहले सबसे पहले हम लोग खनिज को समझेंगे। खनिज उस पदार्थ को कहते हैं जो हमारे प्रकृति से प्राप्त होता है, परंतु उनमें से कुछ खनिज को अयस्क कहते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, उस खनिज को अयस्क कहते हैं जिससे हम किसी धातु को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार गैलना से सीसा प्राप्त होता है, अर्थात गैलना सीसा का अयस्क है। इसी प्रकार लोहे एवं तांबे का भी कुछ अयस्क है। लोहे के अयस्क के रूप में दो का नाम याद रखिए, एक है हेमेटाइट, दूसरा है मैग्नेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में प्रयोग होने वाला हाइपो रासायनिक दृष्टि से क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सोडियम थायोसल्फेट। यह एक प्रकार का विलयन है जो फोटोग्राफी में हाइपो के रूप में इस्तेमाल होता है। कई बार एग्जाम में हाइपो के स्थान पर अस्थायिकर के रूप में प्रश्न रहेगा। कई बार आपको हाइपो के स्थान पर फिक्सेट एजेंट के रूप में प्रश्न पूछेगा, तो आपको उस नाम को भी ध्यान में रखना है। इसका रासायनिक सूत्र Na2H2O3 होता है। यहाँ से एक प्रश्न और बनते हैं, फोटोग्राफी फिल्म किस चीज़ का बना होता है? तो उसका आंसर होगा सिल्वर ब्रोमाइड। ये देखिए, फोटोग्राफी फिल्म का पिक है जो सिल्वर ब्रोमाइड का बना होता है। इसी में किसी चीज़ का पिक होता है। इस पिक को स्पष्ट प्राप्त करने के लिए हाइपो के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम के अवयव किस विधि से अलग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रवाजी आसवन द्वारा, जिसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड कहते हैं। देखिए, पेट्रोलियम एक प्रकार का कच्चा तेल होता है जो समुद्र के अंदर औषधि चट्टानों में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से द्रव के रूप में प्राप्त होता है जो भूरे एवं काले रंग का होता है। पेट्रोलियम के साथ कई प्रकार के अवयव मिले होते हैं जिसे बाद में प्रवाजी आसवन द्वारा अलग किया जाता है। यहाँ पर पेट्रोलियम को कई नाम से जानते हैं, जैसे पहला है कच्चा तेल, दूसरा है धात्विक तेल, तीसरा है रॉक ऑयल, चौथा है द्रव सोना। अतः इन सभी का नाम ध्यान में जरूर रखिए। ये देखिए, प्रवाजी आसवन का मेथड है जिसके माध्यम से पेट्रोलियम के अवयव को अलग किया जाता है। पेट्रोलियम से कई प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे गैसोलीन या पेट्रोल भी बोल सकते हैं, किरोसिन, डीजल ऑयल, फ्यूल ऑयल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन वैक्स एवं एस्फाल्ट। इन सभी का नाम ध्यान में रखिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। कई बार आपको प्रश्न आए कि एस्फाल्ट किससे प्राप्त होता है, तो आपको ध्यान में रखना है पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपस्फोटन किस यौगिक द्वारा कम किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टेट्राएथिल लेड। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि अपस्फोटन क्या है। अपस्फोटन को अंग्रेजी में नॉकिंग कहते हैं। नॉकिंग का शाब्दिक अर्थ होता है एक प्रकार का साउंड जो कार के इंजन से आता है। इस साउंड की वजह से कार का इंटरनल पार्ट खराब हो जाता है। अतः इस नॉकिंग से बचने के लिए ईंधन में टेट्राएथिल लेड मिलाया जाता है। इस प्रश्न को सीजीएल 2018 में दूसरे तरीका से पूछ चुका है। वहाँ पे प्रश्न यह आया था कि एक कार के इंजन के नॉकिंग से बचने के लिए एंटी नॉकिंग के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा टेट्राएथिल लेड। यहाँ से एक प्रश्न और ध्यान में रखिए, वह है ऑक्टेन संख्या से संबंधित। इसका इस्तेमाल ईंधन के स्फोटन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जिस ईंधन का ऑक्टेन संख्या जितना अधिक होता है वह ईंधन उतना ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि उस ईंधन की वजह से नॉकिंग को बहुत ही कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज प्रकृति में बहुत ही अधिक पाया जाता है। हमारे प्रकृति में जितने भी पेड़ पौधे हैं
उन सभी की कोशिका की दीवार सेलुलोज का बना होता है। इसलिए सेलुलोज को पेड़ पौधा का कंकाल कहा जाता है, क्योंकि इसी के बल पर सभी पेड़ पौधे खड़े रहते हैं। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस और ध्यान में रखिए। प्रश्न आता है कि फलों के रस में क्या पाया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है फ्रक्टोज। देखिए, फल को इंग्लिश में फ्रूट कहते हैं, फ्रूट से आपको फ्रक्टोज याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेल कीजिए। यहाँ पर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है। सबसे पहला है धोवन सोडा। इसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, अतः इसका आंसर 4 होगा। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट है नीला थोथा। इसका रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट होता है। नेक्स्ट है हाइपो। इसका रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट होता है। इस प्रकार 4 3 1 2 का क्रम बनता है, अर्थात इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया के लिए आवश्यक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 6। देखिए, इसे बहुत ही आसान तरीका से याद कर सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को संक्षेप में HCl कहते हैं। यहाँ पर देखिए लेटरों की संख्या 3 है, तो बस आपको इसका दुगना याद रखना है, अर्थात इसका पीएच वैल्यू 6 होता है। आइए ऑप्शन के अनुसार समझते हैं। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जल का पीएच मान 7 होता है, जबकि मिल्क का पीएच मान 6.4 होता है। यहाँ से एक प्रश्न को और ध्यान में रखिए। पीएच मान का पता सर्वप्रथम सोरेनसन नामक एक व्यक्ति ने किया था, अतः इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति घी निर्माण में कौन सी गैस प्रयोग होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है निकिल। वनस्पति घी के निर्माण में निकिल का प्रयोग होता है। यह मुख्य रूप से उत्प्रेरक का कार्य करता है, जिसे अंग्रेजी में कैटलिस्ट कहते हैं। इसका मुख्य कार्य अभिक्रिया को धीमा अथवा तेज करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का वायुमंडल से कभी खत्म न होना किसका संकेत करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र का होना। प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र के मौजूद होने की वजह से हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की उपस्थिति है। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसकी प्रतिशत 78.08 है। इसके बाद ऑक्सीजन का स्थान आता है। यह वायुमंडल में 20.95% है। इसके बाद ऑर्गन का स्थान आता है। इसकी मात्रा 0.93% है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का स्थान आता है। इसकी मात्रा 0.03% है। यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न आते रहते हैं, इसलिए ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है लिथियम। आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व लिथियम है। यह देखिए आवर्त सारणी का पीक है, जिसकी खोज मेंडलीफ ने किया था। अतः आपको दोनों प्रश्न को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भारी परमाणु नाभिक के विखंडन क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन को हिंदी में नाभिकीय विखंडन कहते हैं, लेकिन आजकल एग्जाम में इसी प्रकार के ऑप्शन दिए रहते हैं, इसलिए आपको हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में ध्यान में रखना है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, जिसे हम लोग हिंदी में नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन उस अवस्था को कहते हैं जिसमें एक भारी नाभिक विखंडित होकर कई नाभिकों में टूटता है। यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ा नाभिक है जो विखंडन होने के बाद कई भागों में टूट जाती है। यहाँ से एक प्रश्न और आता है जिसका संबंध नाभिकीय संलयन से है। नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन के ठीक अपोजिट है। जहाँ पर नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक कई छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, वहीं नाभिकीय संलयन में कई छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। नाभिकीय संलयन को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। यदि आप इनके इंग्लिश लेटर को देखेंगे तो दोनों में बहुत ही समानता है। यहाँ पर हम लोग नाभिकीय संलयन को याद करेंगे। देखिए नाभिकीय संलयन के फ्यूजन वर्ड में यू एक लेटर है। यू से आपको यूनिटी याद रखना है, और यूनिटी का शाब्दिक अर्थ होता है एकता। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एकता शब्द उसके लिए प्रयोग किया गया है जहाँ पर कई लोग एक साथ शामिल होते हैं, अतः उस समूह को मिलाकर ही एकता कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार नाभिकीय संलयन में कई नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक का निर्माण करते हैं। तो बस आपको जोड़कर याद रखना है। आपको यू से यूनिटी याद रखना है, जिसका शाब्दिक अर्थ एकता होता है। एकता को दूसरे रूप में संलयन भी कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का शाब्दिक अर्थ एक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हंसाने वाली गैस है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड एक प्रकार की हंसाने वाली गैस है। इसका रासायनिक सूत्र N2O होता है। यहाँ पर ऑप्शन में नाइट्रिक ऑक्साइड भी दिया हुआ है, और इन दोनों में कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाता है। आइए इसे याद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए एक ट्रस शब्द है, और हंसाने में देखिए यहाँ पे एक स शब्द है। ठीक इसी प्रकार देखेंगे गैस में भी एक स शब्द है। तो बस आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़कर याद रखना है, जबकि नाइट्रिक में कहीं भी स का प्रयोग नहीं हुआ है। बस आपको इस मेथड से अलग करना है। इसका एक दूसरा तरीका है, आजकल कई ऐसे कॉमेडी चैनल हैं जहाँ पर लोगों का ट्रस्ट है कि यहाँ से हंसने का मौका मिलता है,
तो बस आपको ट्रस्ट शब्द याद रखना है। अब ट्रस्ट को ट्रस्ट से जोड़ के याद रखिए, क्योंकि इन दोनों में काफ़ी समानता है। पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2:1। देखिए, पानी को हम लोग जल भी कहते हैं और जल का अनुसूत्र होता है H2O। बस आपको यही याद करना है। यहाँ पे प्रश्न में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात पूछा है, तो एक तरफ हाइड्रोजन रखिए और दूसरी तरफ ऑक्सीजन रखिए। यहाँ पर देखिए H के बाद 2 है, इसलिए हाइड्रोजन के सामने 2 रखिए, जबकि ऑक्सीजन के बाद कुछ भी नहीं है, इसलिए इसके बाद 1 रखिए। यहाँ पर देख रहे हैं 2 और 1 का अनुपात बन रहा है। यदि जल का अनुसूत्र आपको याद है तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में इसे घुमाकर पूछ देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वेकेलाइट। वेकेलाइट एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इसके अलावा आपको विटल याद रखना है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उस प्लास्टिक को कहते हैं जो पहली बार गर्म करने पर मुलायम हो जाता है, जिसे किसी रूप में हम लोग ढाल सकते हैं, परंतु बाद में उस रूप को गर्म करने पर मुलायम नहीं होता है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन याद रखिए। जब पहली बार उस प्लास्टिक को गर्म करते तो मुलायम हो जाता है, जिसके बाद उसे किसी रूप में ढाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए बैंगल के रूप में ढाला गया है, परंतु जब उस रूप को पुनः गर्म करते हैं तो अब मुलायम नहीं होता है। यहाँ से एक प्रश्न और पूछता है, वह है थर्मोप्लास्टिक। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि थर्मोप्लास्टिक क्या है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि थर्मोप्लास्टिक का गुण थर्मोसेटिंग का अपोजिट है। थर्मोप्लास्टिक उस प्लास्टिक को कहते हैं जिसे पहली बार गर्म करने पर मुलायम हो जाता है, बाद में थोड़ी समय बाद वह ठंडा हो जाता है। जब उसे हम दोबारा गर्म करते हैं तो वह पुनः मुलायम हो जाता है, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का कुछ उदाहरण है, जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन, पॉलीस्टायरीन, टेफ्लॉन, नायलॉन, ये सभी थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के ऊपर लगाया गया पेंट लोहे को जंग लगने से कैसे बचाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। जब किसी लोहे पर पेंट लगाया जाता है तो वह पेंट लोहे को ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आने से रोकता है, क्योंकि ऑक्सीजन और नमी की वजह से ही लोहे के ऊपर जंग लग जाता है। यहाँ देखिए एक लोहे की पीक है जिस पर जंग लगा हुआ है। जब किसी लोहे पर जंग लग जाता है तो वह धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। यह एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन का भी उदाहरण है। यहाँ से प्रश्न आते हैं, इसलिए ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेल कीजिए। यहाँ पर 2 लिस्ट है। लिस्ट 1 में एस का नाम दिया हुआ है, जबकि लिस्ट 2 में खनिज का नाम दिया हुआ है। ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इसलिए सभी को अच्छे तरह से याद कर लीजिए। सबसे पहले मोनोजाइट, यह थोरियम का एस्क है, अतः इसका आंसर 2 होगा। नेक्स्ट है एमेटाइट, यह लोहे का एस्क है। नेक्स्ट है बॉक्साइट, यह एल्युमिनियम का एस्क है। नेक्स्ट है गैलेना, यह सीसा का एस्क है। इस प्रकार 2, 3, 4, 1 का क्रम बना है, अतः इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। आइए कुछ को ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बॉक्साइट को याद करेंगे। बॉक्साइट एल्युमिनियम का एस्क है। यहाँ पर देखिए एक बॉक्स शब्द है, इसके माध्यम से हम याद करने की कोशिश करते हैं। यह एक टिफिन बॉक्स की पीक है जो एल्युमिनियम का बना हुआ है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यह क्या है। तो यह एक प्रकार की बॉक्स है जो एल्युमिनियम का बना हुआ है। तो इससे जोड़कर आप याद रख सकते हैं, आपको बॉक्स से बॉक्साइट याद रखना है और एल्युमिनियम से एल्युमिनियम याद रखना है, अर्थात बॉक्साइट एल्युमिनियम का एस्क है। दूसरा एक प्रकार की गैलेन की पीक है जो सीसा का बना हुआ है। तो आपको गैलेन से गैलेना याद रखना है, अर्थात गैलेना सीसा का एस्क है। आप इन छोटे छोटे बिंदु को ध्यान में रखकर आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जिसमें कोई एक नया पदार्थ बनता है, परंतु उस पदार्थ का गुण पहले वाले पदार्थ से भिन्न होता है। आइए एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। यहाँ पर देखिए लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है दूध से दही का बनना। यहाँ पर पहली अवस्था दूध है, जबकि दूसरी अवस्था दही है, अर्थात दूध से दही के रूप में एक नया पदार्थ प्राप्त हो रहा है, परंतु दही का गुण दूध से अलग होता है। रासायनिक परिवर्तन में मुख्य रूप से यह ध्यान रखना है कि जब कोई भी नए पदार्थ का निर्माण होता है तो उसका गुण पहले की अवस्था के गुण से भिन्न होता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह ध्यान में रखना है कि जब किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है तो उस पदार्थ से पहले वाले पदार्थ को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दही से हम लोग दूध को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आइए रासायनिक परिवर्तन को कुछ अन्य उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे कार्बनिक पदार्थ के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है, अतः यह भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। यहाँ से एक प्रश्न और ध्यान में रखना है, वह है भौतिक परिवर्तन। देखिए भौतिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं
जिसमें एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, परंतु उसका रंग रूप और अवस्था अस्थायी रूप से परिवर्तन होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इसके गुण में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल स्वरूप शक्कर का पानी में घुलना, कांच का टूटना, पानी का जमना, ये सभी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। यहाँ पर देखिए शक्कर का पीक है, जबकि एक गिलास के पानी में उसे डाला जा रहा है। डालने के बाद एक प्रकार की शरबत प्राप्त होती है। यहाँ पर शक्कर को पानी में डालने से पहले उसकी अवस्था मीठा होती है और पानी में घुलने के बाद भी उसकी अवस्था मीठा होती है। यहाँ पर नए पदार्थ के रूप में शरबत तो जरूर बना है, परंतु उसके भौतिक गुण में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखिए पानी के जमने से एक क्यूब बना है, जिसे आइस क्यूब के नाम से जानते हैं। इसमें पहले की अपेक्षा कुछ ज़्यादा अंतर नहीं हुआ है। इसे थोड़ी देर तक खुले वातावरण में छोड़ देंगे तो पुनः यह पानी के रूप में बदल जाएगा। ठीक इसी प्रकार कांच का टूटना, यदि कोई कांच है वह गिरकर कई भागों में टूट जाती है तो भी इसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर इसी कांच को गलाकर पुनः कांच प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गैस में द्रव। देखिए इस प्रकार के प्रश्न में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। आइए इसे याद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए कोहरे का पीक है, जो हम लोग को अक्सर ठंडे के मौसम में देखने को मिलता है। यदि आप कोहरे को ध्यान से देखेंगे तो यह गैस के रूप में महसूस होगा, अर्थात कोहरा एक गैस के रूप में होता है। दूसरा, इस कोहरे में आपको द्रव के रूप में जल प्राप्त होता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में ओस कहते हैं। आपको इसी आधार पर याद करना है। सबसे पहले कोहरे को ध्यान में रखना है, वह गैस का रूप है, इसलिए पहले स्थान पर गैस रखना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जल द्रव के रूप में है, अर्थात सेकंड स्थान पर द्रव रखना है। इसके माध्यम से आपको कभी आंसर गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका किसका जलीय विलयन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एसिटिक अम्ल का। सिरका एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। देखिए सिरका का प्रयोग कई जगह होता है, जैसे कई प्रकार के व्यंजन बनाने में, औषधि के रूप में, इसके अलावा भी कई रूप में इसका इस्तेमाल होता है। चलिए ऑप्शन के अनुसार देखते हैं कि और क्या प्रश्न बन सकता है। ऑप्शन ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे संक्षेप में HCl कहते हैं। यह पाचन क्रिया में मदद करता है। इसका pH वैल्यू 6 होता है। नेक्स्ट है साइट्रिक अम्ल, यह मुख्य रूप से नींबू एवं ग्रेप फ्रूट में पाया जाता है। नेक्स्ट है फॉर्मिक अम्ल, यह मुख्य रूप से चींटियों में पाया जाता है। देखिए जब कभी चींटी काटता है तो काटे गए स्थान पर जलन महसूस होती है। यह जलन मुख्य रूप से फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है। अतः इस प्रकार प्रश्न बनते हैं, इसलिए ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के बाद चेहरे पर लगाया जाने वाला घोल से ठंडक महसूस होती है। यह किसके कारण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सैलिसिलिक अम्ल के कारण। चलिए इसे याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए एक सैलून का पीक है, तो आपको इस अम्ल का नाम सैलून से जोड़ के याद रखना है। देखिए सैलून और सैलिसिलिक में बहुत ऐसे अक्षर हैं जो समान रूप से पाया जाता है, तो बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है। सैलिसिलिक, सैलून, इस प्रकार कभी भी आपको ऑप्शन में दिखेगा तो आंसर याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्गन के साथ पारावाष्प। समान ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ पारावाष्प होती है। यह प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते रहता है, परंतु कई बार ऑप्शन के कारण कन्फ्यूजन होता है। आइए इसे याद करने की कोशिश करते हैं। ट्यूबलाइट को बोलचाल की भाषा में मरकरी कहते हैं, तो आपको एक मरकरी शब्द याद रखना है। यहाँ पर देखिए दो चीज़ें, एक है आर्गन जो एक प्रकार की अक्रिय गैस है, दूसरा है पारावाष्प। पारा को अंग्रेजी में मरकरी कहते हैं, तो इस मरकरी को इस मरकरी से जोड़कर याद रखना है। तो इस प्रकार बहुत हद तक आप इस आंसर को आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के पानी में किसके कारण लवणता अधिक होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड। इसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है। सोडियम क्लोराइड के कारण समुद्र के पानी की लवणता अधिक होती है। कई बार सोडियम क्लोराइड के स्थान पर ऑप्शन अलग दिया हुआ रहेगा, वहाँ पर ऑप्शन यह दिया हुआ रहेगा, नदियों के द्वारा बहाकर लाया गया लवण। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए लवण सभी समुद्र में गिरते हैं, अतः समुद्र के पानी में लवणता के पीछे यह बहुत बड़ी कारण है। तो आपको दोनों ध्यान में रखना है, पहला सोडियम क्लोराइड, दूसरा नदियों द्वारा बहाकर लाए गए लवण। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इट्रियम। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है, लेकिन कई बार इसके आंसर में कन्फ्यूजन होता है। आइए इसे याद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ DPT याद रखना है। D से हो गया ड्यूटेरियम, P से हो गया प्रोटियम और T से हो गया ट्राइटियम। यहाँ पर इट्रियम I से होता है।
इस प्रकार देख रहे हैं कि आई बिल्कुल छंट जाता है। तो आपको सिर्फ डीपीटी याद रखना है। चलिए इससे संबंधित कुछ अन्य प्रश्न को देख लेते हैं। आपको यहाँ पे 2 प्रश्न और ध्यान में रखना है। वह है कार्बन, दूसरा है ऑक्सीजन। ये दोनों के समस्थानिकों की संख्या 3 होती है। कई बार इस ऑप्शन को अलग तरीके से दे सकता है, जैसे ऑप्शन में रहेगा 1, 2, 3, 4 या इसके अलावा भी ऑप्शन हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिए। पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।